बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 42 आज हम कवर करेंगे। दोस्तों लेक्चर नंबर 42 के स्टार्ट के ऊपर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की उसने दोबारा से बात की है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर 41 के लास्ट पे बहुत अच्छी डेफिनेशंस के साथ, बहुत अच्छी एग्जांपल्स के साथ जो है वो कवर किया था ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को, और उसी के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। सो यहाँ पे मैं दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको जनरल सा आइडिया देता जाऊँगा साथ साथ, जो मोस्ट यहाँ पे डेफिनेशन MCQs आएंगे। तो यहाँ पे पहली बात है जी, व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन कहता है, आप क्या मतलब लेते हो ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली फॉर्म में, अ सीरीज ऑफ रीड्स एंड राइट्स ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। यानी वो कह रहा है जब आप अपने डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स मीन टेबल्स या उसके अंदर कोई व्यूज़ या कोई इंडेक्स, तो कहता है जब आप अपने डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जब उनको रीड्स और राइट्स करने के लिए उनके ऊपर एक सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, सीरीज़ ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हो, तो कहता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। देन कहता है जब आप अपनी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को रीड करते हो तो फिर आप कौन से दो टास्क परफॉर्म करते हो, और जब आप राइट करते हो फिर आप कौन से दो टास्क परफॉर्म करते हो। ज़रा गौर से देखिएगा, रीड अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहता है जब हमने अपने डेटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट को रीड करना हो ना, तो हम दो काम करते हैं। पहला, इट इज़ फर्स्ट ब्रॉथ इट टू मेन मेमोरी, कहता है सबसे पहले फ्रॉम डिस्क, कहता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रीड करने के लिए डिस्क से डाटा उठाते हैं और कहाँ लेके आते हैं, मेन मेमोरी के अंदर लेके आते हैं। ये पहला कंसेप्ट है। जब आप डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को, दोबारा अगेन रिपीट करता हूँ, जब आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रीड करना चाहते हो तो आप दो काम करते हो। पहला काम आप क्या करते हो कि अपनी हार्ड ड्राइव से या अपनी डिस्क से डाटा उठाकर कहाँ लेके आते हो, मेन मेमोरी में लेके आते हो। देन दूसरा टास्क आप क्या परफॉर्म करते हो, एंड देन इट्स वैल्यू इज़ कॉपीड इनटू अ प्रोग्राम वेरिएबल। फिर क्या करते हो, मेन मेमोरी में लाने के बाद डाटा को, उस डाटा को कॉपी करके कहाँ रख लेते हो, अपने प्रोग्राम वेरिएबल्स के अंदर, और फिर देन हम उन वेरिएबल्स को फर्दर जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये दो दोस्तों टास्क हैं किसके, रीड आ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। और अगर आपने राइट डाटाबेस ऑब्जेक्ट करना फिर आप क्या करते हो, एंड इन मेमोरी कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज़ फर्स्ट मॉडिफाइड एंड देन रिटर्न टू डिस्क। कहता है जब हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को राइट करना हो डेटाबेस के अंदर, तो उसके भी दो टास्क हैं। पहला टास्क क्या है कि मेमोरी में पड़े हुए डाटा की जो कॉपी है या ऑब्जेक्ट की जो कॉपी है उसको पहले मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद उसको जाके अपनी डिस्क में या अपनी हार्ड ड्राइव में क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। तो ये दो टास्क हैं जी राइट आ डेटाबेस ऑब्जेक्ट के। देन उसके बाद दोस्तों व्हाट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट, उसकी डेफिनेशन वो कर रहा है। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट आर द, ये डेफिनेशन है किसकी, डेटाबेस ऑब्जेक्ट की। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर द यूनिट्स इन विच प्रोग्राम रीड और राइट इन्फॉर्मेशन। कहता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं, वो ब्लॉक्स होते हैं जिनमें हमारी रीड और राइट की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। आगे वो बात कर रहा है, द यूनिट्स कुड बी पेजेस, रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन। कहता है और ये जो यूनिट्स है ना, जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं, कहता है ये यूनिट्स जो हैं वो पेजेस भी हो सकते हैं, वो कोई रिकॉर्ड भी हो सकता है, और सो ऑन डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। बट दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द DBMS। लेकिन कहता है ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना डेटाबेस के, ये सारे के सारे डिपेंड कर रहे होते हैं किसके ऊपर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। अगला नेक्स्ट पॉइंट, 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर 41 के लास्ट पे 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी ट्रांजैक्शन की, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर 41 के लास्ट पे। आप मेरा लेक्चर 41 जब देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी ये एटॉमिसिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, आइसोलेशन क्या होता है, और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। और दोस्तों इसको अपनी आसानी के लिए याद रखने के लिए सर ने यहाँ पे इसको एसिड का नाम दिया हुआ है। एसिड मीन ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन, और डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। आप सिर्फ एसिड याद रख लो, आपको ये चारों जो है भूलेंगे नहीं फिर उसके बाद, ठीक है जी। देन दोस्तों नेक्स्ट आता है जी अगला टॉपिक, ट्रांजैक्शन एंड शेड्यूल्स। मतलब सर कह रहे हैं ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और शेड्यूल्स क्या होती हैं। ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सीरीज ऑफ रीड्स एंड राइट्स डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सर ने फिर एक डेफिनेशन कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की, तो यहाँ हम उसे भी एक दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमने जितनी डेफिनेशन पढ़े हैं अच्छी बात है। जारी बात है 3-4 डेफिनेशन याद करेंगे, कोई एक भूल भी जाएगी तो कोई बात नहीं, दूसरी तो याद होगी ना। तो इसलिए जितनी हो सके हम डेफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हैं। तो फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन की सर ने अगेन डेफिनेशन क्या की है, अ ट्रांजैक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्शंस दैट आर पार्शियली ऑर्डर्ड। मतलब सर कह रहे हैं कि जनाब ट्रांजैक्शन एक ऐसे डिफाइंड सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जिनको हम प्रॉपर एक ऑर्डर के साथ जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं,
ठीक है जी, ये डेफिनेशन होगी अगेन से ट्रांजैक्शन की। देन अगला कंसेप्ट आता है जी शेड्यूल। ये शेड्यूल क्या होता है? अ शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ एक्शंस। शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ एक्शंस लाइक रीडिंग्स, राइटिंग्स, अबॉटिंग और कमिटिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन। कहता है किसी भी सेट ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे एक्शंस की जो लिस्ट होती है, हमारे एक्शन की जो लिस्ट होती है कि कौन सा एक्शन पहले चलेगा, फिर कौन सा एक्शन चलेगा, फिर कौन सा एक्शन चलेगा, दिस इज अ शेड्यूल ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये डेफिनेशन होगी शेड्यूल ऑफ ट्रांजैक्शन की। आगे सेम एज अ ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन टी, मतलब कहता है जिस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर आपके जो ऑर्डर्स हैं वो अपीयर होते हैं ना, कि पहले आप ये वाली ट्रांजैक्शन रन करोगे, फिर आप ये वाली करोगे, फिर आप ये वाली करोगे। तो कहता है सेम एज इट इज़ शेड्यूल भी एक लिस्ट ऑफ एक्शंस होती हैं जिन एक्शंस को हम एक सीक्वेंस के साथ जो है परफॉर्म करने के लिए बताते हैं कि जनाब ये वाले एक्शंस हम इस तरह सीक्वेंस से जो है वो क्या करेंगे जी, परफॉर्म करेंगे। आगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कह रहा हूँ, डेफिनेशन है इंटरलीव्स ट्रांजैक्शन। ये डेफिनेशन किसकी बताने जा रहा हूँ? ये जो मैंने रेड कलर के साथ डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये डेफिनेशन है किसकी? इंटरलीव्स ट्रांजैक्शन की। अब ये इंटरलीव्स ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको बड़ी इजी वर्डिंग में मैंने लिखी दी है। इंटरलीव्स ट्रांजैक्शन अलाउ टू मल्टीपल यूजर टू एक्सेस डेटाबेस एट द सेम टाइम। मतलब इंटरलीव ट्रांजैक्शन जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे मल्टीपल यूज़र, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र को इस बात की परमिशन देता है कि वो डेटाबेस को सेम टाइम पे मल्टीपल यूज़र जो है वो क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। दोबारा रिपीट करता हूँ, इंटरलीव्स ट्रांजैक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे एक से ज़्यादा यूज़र को परमिशन देते हैं सेम टाइम में डेटाबेस को एक्सेस करने की। देन उसके बाद दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिस्टम थ्रूपुट किसे कहते हैं। तो सिस्टम थ्रूपुट किसे कहते हैं यहाँ पे बताता हूँ। कहते हैं सिस्टम थ्रूपुट द एवरेज, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम। मैं अब आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। कहता है जनाब जी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट करोगे उसे हम कहेंगे सिस्टम थ्रूपुट। लेट्स से आपने कहा मेरी 1 मिनट के अंदर 10 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 1 मिनट के अंदर जो आपकी सिस्टम थ्रूपुट थी वो कितनी थी? 10 थी। समझ? ऐसे ही मान लो आपने कहा कि मेरी 1 मिनट के अंदर ना 20 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सिस्टम की थ्रूपुट कितनी है? 1 मिनट में 20 ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे यही बात कर रहा, कहता था एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कहता हमारी जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम, कहता है एक स्पेसिफिक टाइम की रेंज के अंदर जितनी हम ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं उसको हम सिस्टम थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। ये सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है? तो इसकी अब डेफिनेशन मैंने बड़ी इजी वर्डिंग में यहाँ पे लिख दी है, आपने यही डेफिनेशन जो मैंने लिख दी है यही याद कर लीजिएगा। तो सीरियलाइजेबिलिटी इज अ वर्क शेड्यूलिंग ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डर इन विच दे आर एग्जीक्यूटेड। मतलब वो कह रहा है हमारी ट्रांजैक्शन शेड्यूलिंग के अंदर हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का जो ऑर्डर होता है कि कौन सी ऑपरेशन कब परफॉर्म किया जाएगा, कहता है इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं जी? सीरियलाइजेबिलिटी कहते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारी शेड्यूलिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारे एक्शंस के ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन होती है उसको हम सीरियलाइजेबिलिटी कहते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी भी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिर्फ मैं आपको वही दे रहा हूँ, जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको स्किप करते जा रहा हूँ, तो लिहाजा आपने भी उन चीज़ों को स्किप करते जाना है। नेक्स्ट आ गया जी स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग। ये स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग दोस्तों क्या होती है? दोस्तों स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग को हम स्ट्रिक्ट 2PL भी कहते हैं। ठीक है जी, स्ट्रिक्ट 2PL मीन टू फेज लॉकिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। अब ये क्या मतलब है इसका? द मोस्ट वाइडली यूज लॉकिंग प्रोटोकॉल कॉल्ड स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग और स्ट्रिक्ट 2PL हैज़ 2 रूल्स। अब ये लॉकिंग का मतलब क्या है दोस्तों? जब आप अपनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो तो आपको पता ना एक ट्रांजैक्शन जब परफॉर्म होती है तो उसके साथ दूसरी ट्रांजैक्शन भी चल पड़ती है, तो इससे क्या होता है दोनों के दरमियान क्लैश आ सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो डेड हो सकती हैं, या फर्स्ट करें दोनों ट्रांजैक्शन के दरमियान जो अकरेंस आ सकती है, कोई एरर अकरेंस आ सकती है। तो उससे दोस्तों बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रांजैक्शन को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं कि जब तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक इस ट्रांजैक्शन को हमारी कोई दूसरी ट्रांजैक्शन हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है जी, तो ये होती है दोस्तों स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग। तो यहाँ पे यही बात हुई है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग की, बस आपने इतना याद रखना है स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग को जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग का दूसरा नाम है स्ट्रिक्ट 2PL लॉकिंग। अब इसके दोस्तों लॉक करने के 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या है? इफ़ अ ट्रांजैक्शन टी वांट्स टू रीड एन ऑब्जेक्ट, कहता है जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन टी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को रीड करना चाहे, इट फर्स्ट रिक्वेस्ट अ शेयर्ड लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट। तो कहता है वो क्या करती है, वो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेजती है हमारी डेटाबेस को या हमारे सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजती है कि भाई मेरी ट्रांजैक्शन मैं रीड करने जा रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, लिहाजा इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर दो।
क्या कर दो, लॉक कर दो। क्यों? ताकि कोई और ऑब्जेक्ट कोई और ट्रांजेक्शन इस ऑब्जेक्ट को यूज़ ना कर सके। दोबारा रिपीट करता हूँ जनाब, स्ट्रिक्ट ट्रू फेज लॉकिंग का जो पहला रूल है वो ये कहता है कि जब आपकी कोई ट्रांजैक्शन टी किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करने लगती है तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट भेजती है सिस्टम को कि भाई मैं इस ऑब्जेक्ट अली को जो है वो यूज़ करने जा रही हूँ, लिहाजा आप अब इस अली जो ऑब्जेक्ट है या ये जो टेबल एम्प्लॉय वाला टेबल है अली, यहाँ पे मैं जस्ट एक नाम लिया जस्ट आपको समझाने के लिए। मान लो डेटाबेस का कोई भी ऑब्जेक्ट, तो आपकी ट्रांजेक्शन ने क्या कहा, आपकी ट्रांजेक्शन टी ने सिस्टम को कहा कि भाई मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने जा रही हूँ, लिहाजा अब तुम इस ऑब्जेक्ट को मेरे लिए क्या कर दो, लॉक कर दो। क्यों? ताकि कोई और ट्रांजैक्शन इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस ना कर सके तब तक जब तक मैं इसको रिलीज़ ना करूं। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि जब तक आपकी वो ट्रांजैक्शन लॉक रहेगी, आपको वो ऑब्जेक्ट जब तक लॉक रहेगा उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन टी के लिए, तो क्या होगा, कोई और ट्रांजैक्शन जब उस ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाएगा तो हमारी कोई भी अकरेंस या कोई भी एरर जो है अक्कर नहीं होगा। देन सेकंड रूल दोस्तों, इस स्ट्रिक्ट 2PL का दूसरा रूल क्या है जी, ऑल लॉग्स हेल्ड बाय अ ट्रांजैक्शन आर रिलीज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। वही बात कर जो मैंने ऊपर आपको कही है कि अब उसने लॉक कर दिया, जब लॉक हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, दूसरा रूल इसका ये है ऑल लॉग्स हेल्ड बाय द ट्रांजैक्शन, कि जब कोई ट्रांजैक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट लॉक अप्लाई करती है तो जनाब जब तक वो उन लॉक्स को खुद जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका वो लॉक जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये होगा मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई और ट्रांजैक्शन जो है उस ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकेगी। तो यही बात वो दूसरा रूल कह रहा है कि जब तक हमारी अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर जितने लॉक्स लगे हुए हैं तब तक वो रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक वो खुलेंगे नहीं। यही बात वो कर रहा है। चलिए, उम्मीद आपको दोनों रूल्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों अगला पॉइंट क्या है जी, डेड लॉक्स। अब ये डेड लॉक्स क्या होती है, इस डेड लॉक की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अब इस डेड लॉक को प्रॉपर समझने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। ये देखें डेड लॉक की ये प्रॉब्लम लिखी हुई है इसने कि T1 इज़ वेटिंग फॉर T2 टू रिलीज इट्स लॉक्स एंड T2 इज़ वेटिंग फॉर T1 टू रिलीज इट्स लॉक्स। मतलब T1 ने क्या किया, T1 दोस्तों वेट कर रहा है कि T2 अपना लॉक रिलीज़ करे और T2 वेट कर रहा है कि T1 अपना लॉक रिलीज़ करे। अब दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ना वो लॉक रिलीज़ कर रहा है ना वो लॉक रिलीज़ कर रहा है दोस्तों, जब इस तरह मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम के ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तब एक एरर कर हो जाता है जिसको हम कहते हैं डेड लॉक, जिसको हम क्या कहते हैं, डेड लॉक। और डेड लॉक यही होती है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई सॉफ्टवेयर, आपको मैं एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो आप अपने कंप्यूटर के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर थोड़ी देर बाद जो है ना ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब सिस्टम हैंग हो जाता है। हैंग क्यों होता है? हैंग दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि एक सेम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, डेड लॉक हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेड लॉक की डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है डेड लॉक समझाता हूँ कि डेड लॉक का क्या मतलब होता है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लो दोस्तों आपके पास एक सेम ट्रैक है, मतलब एक ही लाइन है ट्रेन के गुजरने की। अब हुआ ये कि एक ट्रेन सामने से आ रही है और एक ट्रेन इस तरफ से जा रही है। ठीक है, तो दो ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन लाहौर की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन लाहौर से आ रही है वापस। तो और ट्रैक सेम है, ये मैंने लिखा भी हुआ है ऑन सेम ट्रैक लाइन, कि लाइन एक है और एक लाइन से एक आगे की तरफ ट्रेन आ रही है और एक इस तरफ से ट्रेन जा रही है। मतलब ये वाली ट्रेन नंबर 2 जो है वो इस तरफ से उस तरफ जा रही है और जो ट्रेन 1 है वो उस तरफ से इस तरफ आ रही है। ये एरो आपको शो कर रहे होंगे। तो मतलब एक दूसरे के क्या हुए हैं, दोनों ट्रेन आप एक ही सेम ट्रैक के ऊपर एक दूसरे की क्या आ गई हैं, ऑपोजिट आ गई हैं। तो जब देखें ऑपोजिट आई क्या होगा भला, कि ये सामने ये ट्रेन 1 के सामने खड़ी होगी ट्रेन 2 आगे, और ट्रेन 2 के सामने खड़ी होगी ट्रेन 1 आगे। तो अब क्या होगा, ना वो आगे जा रही है ना वो आगे जा रही है। अब कैसे आगे जाएंगी भाई, जाहिर बात है जब ट्रैक ही एक है, जब लाइन ही एक है और एक सेम लाइन के ऊपर दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आगे खड़ी हो गई हैं। जैसे वो सेम गाड़ी की एग्जांपल, दो गाड़ियाँ वो एक दूसरे के आमने सामने आगे खड़ी हो गई हैं। अब ना वो ज़िद्दी है, वो कहता है ना तो मैंने पीछे करना है। अब वो दूसरा भी ज़िद्दी है, वो कहता है ना तो मैंने पीछे करना है। लेकिन यहाँ पर चलें, वो तो गाड़ियों की एग्जाम्पल ना, यहाँ पर ट्रेन भाई कैसे पीछे करें, ट्रेन कैसे पीछे करें। ट्रेन अब दो ट्रेन एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं और लाइन भी सिर्फ, पटरी भी सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो दोस्तों दिस सिचुएशन इज़ अ डेड लॉक, कि देखें अब वो ट्रेन ना तो वो ट्रेन अब गुजर सकती है, ना ये ट्रेन नंबर 2 गुजर सकती है। तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं, ना दोनों में से कोई भी अब आगे नहीं जा सकती। लिहाजा तो आगे क्या मुझे बताएं, क्या आगे कोई काम अब होगा, नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं, कोई काम कंटिन्यू जब तक ये डेड लॉक अब नहीं हैंडल नहीं होगी तब तक ये दोनों ट्रेन यहाँ पे वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन को दोस्तों कहते हैं
डेड लॉक। जब सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम के अंदर एक ही सेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। जब स्टक होते हैं तो हमारी प्रोसेसिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेड लॉक। अब यहाँ पे उसने डेफिन किया, कहता है अ साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन, गोल सुनिएगा, अ साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन वेटिंग फॉर लॉक्स टू बी रिलीज इज कॉल्ड अ डेड लॉक। कहता है जब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हैं लॉक के रिलीज होने का वेट करती हैं तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम डेड लॉक कहते हैं। अब डेड लॉक को दोस्तों हैंडल करने की दो तरीके हैं, पहला डेड लॉक प्रिवेंट और दूसरा डेड लॉक डिटेक्ट। अब इन ये दोनों मेथड्स जो है मैं नीचे जाकर आपको बताता हूँ। आगे ये लिखा हुआ है कि DBMS जो है वो या तो प्रिवेंट डेड लॉक प्रिवेंट करता है या डेड लॉक डिटेक्ट करता है, ताकि हमारी ये जो डेड लॉक की सिचुएशन है ये क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। आगे लिखा हुआ है सच डेड लॉक सिचुएशन, कि डेड लॉक सिचुएशन के अंदर जब डेड लॉक अकर होती है तो दोस्तों उसको हैंडल करने के दो तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला कौन सा है, प्रिवेंट, और दूसरा डिटेक्ट। चलिए अब इन दोनों तरीकों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ नीचे डाल के। ये लिखा हुआ है जो दोस्तों दोनों में डेफिनेशन, ये मैंने लिखा हुआ है डिटेक्शन वर्सेस प्रिवेंशन। दोस्तों ये प्रिवेंशन की ये डेफिनेशन है, प्रिवेंशन बेस्ड स्कीम्स द अबॉर्ट मैकेनिज्म इज यूज्ड प्रीएम्प्टिवली इन ऑर्डर टू अवॉइड डेडलॉक। कहता है इसमें हम जो है अबॉर्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर, प्रिवेंशन के अंदर। और डिटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, डिटेक्शन बेस्ड स्कीम्स द ट्रांजेक्शन इन अ डेडलॉक साइकिल होल्ड लॉक्स दैट प्रिवेंट अदर ट्रांजेक्शन फ्रॉम मेकिंग प्रोसेस। कि इसके अंदर हम अपनी जो ट्रांजेक्शन होती हैं एक ट्रांजेक्शन को होल्ड करवाते हैं, दूसरी को रन करवाते हैं। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि प्रिवेंशन का क्या मतलब है और डिटेक्शन का मतलब प्रॉपर क्या है। ये तो डेफिनेशन है ना, चलिए ये आपने कंसेप्ट जो है थ्योरी की फॉर्म में लिख लोगे, लेकिन प्रॉपर आपको याद रहे कि भूले ना कि आप अपनी वर्डिंग में अगर लिखना चाहते हो कि प्रिवेंशन किसे कहते हैं और डिटेक्शन किसे कहते हैं, किस तरह से इनके थ्रू हम डेडलॉक जो है वो हैंडल करते हैं, तो वो आपको विद एग्जांपल बताता हूँ। देखिए पहले जी प्रिवेंशन, पहले कौन सी टाइप है जी, पहले मैं प्रिवेंशन बताने जा रहा हूँ आपको। किसको बताने जा रहा हूँ, पहले प्रिवेंशन को बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्रिवेंशन दोस्तों क्या करती है, प्रिवेंशन दोस्तों ये करती है कि डेडलॉक अकर होने से पहले, डेडलॉक अकर होने से पहले जो ये क्या करेगी, दोनों ट्रेन को प्रायोरिटी दे देगी। मतलब अभी डेडलॉक आई नहीं है ये और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रिवेंशन होती है ना ये डेडलॉक आने से पहले जो है परफॉर्म की जाती है, डेडलॉक आने से पहले। क्योंकि ये थोड़ी है कि जब डेडलॉक आ जाएगी फिर आपको कि अच्छा ट्रेन 1 को दो प्रायोरिटी दो, ट्रेन 2 को लो प्रायोरिटी दो, ऐसे नहीं होता है। तो पहला पॉइंट क्या है जी, जो प्रिवेंशन होती है दोस्तों ये डेडलॉक अकर होने से पहले परफॉर्म की जाती है। अब ये परफॉर्म कैसे की जाती है वो ज़रा तरीका सुन लें। परफॉर्म इस तरह से की जाती है, मान लें हमने देखा कि दोनों ट्रेन में से जो दो ट्रेन आ रही हैं, इससे एक सिंगल लाइन, हमारे पास एक ही ट्रैक लाइन है और दो ट्रेनों ने जो है इस सेम ट्रैक से गुजरना है। तो हम क्या करेंगे, हम जनाब उन दोनों के गुजरने से पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि जनाब किसको आपने पहले गुजारना है और किसको बाद में गुजारना है, मतलब प्रायोरिटी बेस पर। यानी प्रिवेंशन जो है ये प्रायोरिटी बेस पर अप्लाई होती है। तो मतलब आपने क्या किया, आपने कहा अच्छा जो ट्रेन 1 है इसने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, और आपने कहा जो ट्रेन 2 है इसने गुजरांवाला से फैसलाबाद जाना है। तो आपने कहा अच्छा जो लाहौर से इस्लामाबाद वाली है ना, चूँकि उसकी प्रायोरिटी हाई है क्योंकि उसने कैपिटल सिटी जाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसकी प्रायोरिटी हाई कर दी, प्रायोरिटी हाई, ठीक है। और क्या किया, जो ट्रेन 2 थी इसने गुजरांवाला से फैसलाबाद जाना था, हमने कहा इसकी इतनी हाई प्रायोरिटी नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रायोरिटी जो है वो लो दे दी, लो प्रायोरिटी, ठीक है, लो प्रायोरिटी। अब देखिएगा होगा क्या, जिसको जनाब आपने हाई प्रायोरिटी दी है ना उसको हम अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि ठीक है भाई तुम गुजरो, पहले तुम इस ट्रैक को यूज़ करते हुए गुजरो यहाँ से, ठीक है। और जो ट्रेन 2 है उसको हम पीछे ही खड़ा कर देंगे किसी स्टेशन के ऊपर। आपको पता है ना स्टेशन के ऊपर सिंगल ट्रैक थोड़ा होता है, स्टेशन के ऊपर जो है एक ट्रेन को गुजारने के लिए दूसरी ट्रेन को वेट करवाना पड़ता है। और वेट कैसे करवाते हैं हम, उसको हम किसी दूसरे ट्रैक पर खड़ा कर देते हैं। और आपको पता है स्टेशन के ऊपर मल्टीपल ट्रैक्स लाइन्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जनाब जब हमें कॉल आएगी कि ट्रेन 1 जो आ रही है सामने से, तो हम क्या करेंगे, ट्रेन 2 को प्रीवियस किसी स्टेशन के ऊपर, किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या कर देंगे, स्टॉप करवा देंगे, वेटिंग स्टेट पर लगा देंगे। और जब ट्रेन 1 वहाँ से गुजर जाएगी सक्सेसफुली हमारी इस लाइन से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ट्रेन 2 को परमिशन देंगे कि ठीक है भाई अब ट्रेन 1 चूँकि गुजर चुकी है इस ट्रैक से, अब ठीक है अब तुम जा सकते हो इस ट्रैक के ऊपर। तो दोस्तों दिस इज़ अ प्रिवेंशन, कि हमने क्या किया, हमने डेडलॉक अकर होने से पहले जो है प्रायोरिटी बेस दे दी कि जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको पहले गुजार दिया, जिसकी प्रायोरिटी लो है उसको बाद में गुजार दिया। इसे कहते हैं प्रिवेंशन मेथड, जो कि डेडलॉक से हमें बचाता है।
अब ऐसे सेम कंप्यूटर के अंदर भी होता है कि मान लो आपके पास 3 प्रोसेस थे, हमने क्या किया, हमने उनके ऊपर प्रिवेंशन मेथड लगा दिया, मतलब हर जो प्रोसेस है उसको एक प्रायोरिटी दे दी। मतलब हमने कहा दी जो प्रोसेस 1 है उसकी प्रायोरिटी हाई है, प्रोसेस 2 है उसकी प्रायोरिटी मीडियम है, और प्रोसेस 3 उसकी प्रायोरिटी लो है। अब क्या होगा भला, सबसे पहले हम प्रोसेस 1 को कहेंगे भाई तुम चलो पहले, तो वो चलेगा। जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक हम किसी दूसरे प्रोसेस को परमिशन नहीं देंगे जनाब अपना काम करने की, या उसी सेम ऑब्जेक्ट को हैंडल एक्सेस करने की, ठीक है। तो जब तक, जैसे हमने ये कहा कि देखें लाइन्स ये ट्रेन 2 को हमने ये नहीं कि पटरी से उतार दिया, नहीं, पटरी उसी पटरी पे नहीं, मतलब किसी और दूसरी पटरी पे उसे खड़ा कर दिया, और जिस पटरी पे लाइन ट्रेन 1 आ रही थी उसे गुजार दिया वहाँ से। तो ऐसे ये होता है कि जनाब हम प्रिवेंशन के अंदर जो सेम मल्टीपल प्रोसेस थे उनको क्या कर दिया, प्रायोरिटी लगा दी। अब हमने कहा जब तक प्रोसेस 1 जो है वो इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है तब तक कोई और प्रोसेस इस सेम ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकता। दिस इज़ अ प्रिवेंशन मेथड। उम्मीद है कि आपको बड़ी डिटेल से समझ आ गई होगी कि प्रिवेंशन किसे कहते हैं। दूसरा दोस्तों डिटेक्शन। ये डिटेक्शन मेथड क्या करता है, डिटेक्शन मेथड जो है बड़ा कम्प्लेक्स मेथड है दोस्तों, ये बड़ा कम्प्लेक्स मेथड है डिटेक्शन ना, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है डिटेक्शन, कि जनाब ये 2 काम करता है जो डिटेक्शन मेथड है ये जनाब। और एक और चीज़, जो डिटेक्शन है दोस्तों ये डेड लॉक अकर होने से पहले परफॉर्म नहीं किया जाता बल्कि बाद में आफ्टर परफॉर्म किया जाता है। ये जो डिटेक्शन मेथड है ये आफ्टर परफॉर्म किया जाता है, यानी जब डेड लॉक अकर हो जाती है फिर इसे परफॉर्म किया जाता है। और जो प्रिवेंशन है इसे डेड लॉक अकर होने से पहले अप्लाई किया जाता है, बिफोर। ओके जी, अब हम बात करते हैं डिटेक्शन की। दोस्तों डिटेक्शन का मतलब क्या है, डिटेक्शन में हम दोस्तों जब डेड लॉक अकर होती है तो हमारा सिस्टम सबसे पहले ये वेरीफाई करता है कि क्या आया डेड लॉक आई है या नहीं आई। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये आपके डेड लॉक को डिटेक्ट करता है कि आया कि डेड लॉक आई है कि नहीं आई। ये डिटेक्शन मेथड में पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, देन दूसरा रूल है जनाब उसे हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। फिर दूसरा रूल है हम उसे हैंडल करते हैं। पहला हमने क्या कर दिया डिटेक्शन के अंदर, पहले डिटेक्ट किया क्या आया कि डेड लॉक अकर हुई है कि नहीं हुई, और अगर डेड लॉक अकर नहीं हुई तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हुई है तो फिर हम क्या करेंगे बाद में दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे हैंडल का। ये हैंडल में दोस्तों हम डिफरेंट तरीक़ों से उसको जो है वो हैंडल फिर करेंगे, ठीक है जी। अब बात आती है कि डिटेक्शन में असल काम वर्किंग, फर्स्ट करें डेड लॉक अकर हो गई है तो फिर ये काम करेगा कैसे। फिर दोस्तों ये एक काम करता है, ये अब जो अगर ज़रा गौर से सुनिएगा, जिस तरह प्रिवेंशन में क्या हुआ कि हमने प्रायोरिटी दी ना अपनी डेड लॉक से बचने के लिए प्रायोरिटी बेस लगाई। अब दोस्तों डिटेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले इसने डिटेक्ट किया, अच्छा ये डेड लॉक अकर हो गया। अब ये हैंडल कैसे करता है वो बताता हूँ दोस्तों। ये हैंडल इस तरह से करता है कि ये मान लो अब ये 2 ट्रेन है एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, डेड लॉक अकर हो गई है, इसे पता भी चल गया कि हाँ जी डेड लॉक आ गई है। अब ये क्या करेगा, किसी एक ट्रेन को क्या कर देगा, कहेगा भाई तुम चलो पीछे चलो, ठीक है। मतलब उसे बैक गियर लगवाएगा, उसे कहेगा भाई तुम पीछे बैक गियर लगाओ, और बैक गियर तब तक लगाते रहो जब तक जनाब जी कोई पीछे वाला स्टेशन नहीं मिल जाता तुम्हें, मतलब जब तक तुम किसी और पटरी को बनी चले जाते। तो यानी इन दोनों में से, लेकिन ये नहीं है कि ये ट्रेन 2 को ही कहेगा बैक गियर लगाओ, मतलब इन डिटेक्शन मेथड क्या करता है, ये इन दोनों में से किसी एक को कहेगा चलो भाई तुम बैक गियर लगाओ, और बैक गियर लगा के जब तक ट्रेन 1 नहीं गुजर जाती, जब मान लो अगर आपने ट्रेन 2 को बैक गियर लगवाया तो इसका मतलब फिर ट्रेन 1 को आप गुजारना चाहते हो, और जब ट्रेन 1 को आप बैक गियर लगवाओगे तो इसका मतलब आप ट्रेन 2 को गुजारना चाहते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम इसको आप रियल एग्जांपल में देखें कि क्या मतलब है डिटेक्शन का, मतलब 2 प्रोसेस थे, प्रोसेस P1 और P2, P1 प्रोसेस था और एक P2 था। तो आप डिटेक्शन में क्या करते हो, आप इन दोनों में से किसी एक को जो है वो क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे। निगलेक्ट मीन समझते हो ना, मतलब ख़त्म कर दोगे, उसे बंद कर दोगे। जैसे यहाँ पे होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि 2 सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो, तो जब डेड लॉक अकर होती है तो आपका एक सॉफ्टवेयर जो नॉट रिस्पॉन्डिंग चला जाता है, तो हम फ़ौरन से क्या करते हैं उस सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं। तो मतलब यही कि मतलब 2 प्रोसेस थे, इसने किया, इसने कहा अच्छा डेड लॉक अकर हो गया, तो अब ये क्या करेगा, किसी उनमें से किसी एक प्रोसेस को क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा, मतलब उसे ख़त्म कर देगा कि चलो भाई तुम भागो यहाँ से, तुम्हारी अभी फ़िलहाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी यहाँ से भागो। और जब इसे कहते हैं अबॉर्ट मैकेनिज़्म, अबॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ तो P2 को ये निगलेक्ट करेगा, यहाँ P1 को निगलेक्ट, मतलब किसी एक प्रोसेस को ये क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा रैम में से, और जो दूसरा प्रोसेस हो वो फिर इजीली जो है वो अपना काम करेगा, ठीक है। और अगर मान लें अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस हो, मतलब अगर तीन प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे 3 प्रोसेस होते, P3 भी होता, तो फिर दोस्तों इसने क्या करना था, इसने फिर इस तरह काम करना था कि इसने किसी एक प्रोसेस को निगलेक्ट किया। मान लो इसने P1 को निगलेक्ट कर दिया कि चलो भाई तुम भागो,
तो दोस्तों निगलेक्ट करने के बाद फिर ये अगेन चेक करता है, डिटेक्ट करता है कि क्या अब जब मैंने P1 को निगलेक्ट कर दिया, बाकी बाकी कौन कौन से बच गए हैं, P2 एंड P3, फिर ये अगेन चेक करता है कि क्या डेडलॉक सॉल्व हो गई है। अगर तो डेडलॉक सॉल्व हो जाए तो फिर ठीक है, नहीं हुई तो फिर अगेन ये क्या करेगा, फिर P2 और P3 में से फिर इन दोनों में से किसी एक को फिर निगलेक्ट करेगा। मान लो उसने कहा जी P3 निगलेक्ट कर दो, तो जब P3 भी निगलेक्ट हो गया, बाकी रिमेनिंग पे क्या बच गया, P2 बच गया। अब ये P2 जो है अपने काम सुकून से कर लेगा। तो ये होती है दोस्तों डिटेक्शन मेथड, जिसमें वो किसी एक प्रोसेस या एक से ज़्यादा प्रोसेस को क्या कर देता है, निगलेक्ट करता है, और फिर बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेस बचता है वो अपना इजीली काम कर लेता है। तो ये थोड़ा कंप्लीट कंसेप्ट था डिटेक्शन का। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।